हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रियल प्रॉफिट्स के बारे में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें हमने रियल प्रॉफिट्स के बारे में स्टडी किया था। रियल प्रॉफिट्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। पॉइंट्स जब हमने कंसीडर किए तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स की भी बात की थी। जब हम रियल प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ओवर या अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स की भी हमने बात की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट्स, यानी कि बांटने योग्य लाभ। अब जिसका नाम है डिविजिबल है यानी कि जिनको बांटा जाएगा, तो सिर्फ वो लाभ जिनको हम बांटते हैं, बांटने का सेंस यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको जब हम उनकी शेयर्स की होल्डिंग के बदले में लाभांश देंगे, डिविडेंड देंगे, तो उन प्रॉफिट्स को यानी कि जो हिस्सा हमने अपनी अर्निंग का उनको दिया है डिविडेंड की फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो सेम जैसे रियल प्रॉफिट्स के केस में था, इसी तरह से डिविजिबल प्रॉफिट के केस में भी है कि अगर आपने जब भी डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात करनी है तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया है, अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। अब हम इसको अगर एज अ लमसम पढ़ें तो डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट्स जो कि लीगल तरीके से यानी लीगली या वैधानिक रूप से जिनको शेयर होल्डर्स में यानी अंशधारियों में लाभांश के रूप में जिनको बांट दिया जाता है। आई रिपीट, डिविजिबल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट हैं जिनको कानूनी तरीके से हमारे अंशधारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये दोनों अलग होते हैं, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट में आपके बिजनेस के प्रॉफिट, आपके करंट ईयर के यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उसके प्रॉफिट, और उससे पिछले ईयर्स के प्रॉफिट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे किसी भी वर्ष का नेट प्रॉफिट अलग हो सकता है और उसका डिविजिबल प्रॉफिट अलग होगा, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट तो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको आप अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग जजेस ने डिविजिबल प्रॉफिट्स को इंटरप्रेट किया है, उसकी व्याख्या की है, उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट्स एंड डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी अंडरस्टूड क्लियरली। यानी कि जब भी आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स की बात करोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों के बीच का अंतर अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्रॉफिट बांटने योग्य प्रॉफिट नहीं होते। तो जो बांटने योग्य नहीं है तो वो आपके डिविजिबल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा आप डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, वितरित करते हैं, उसी को हम बांटने योग्य लाभ या फिर डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। उसके बाद आपके पास दो और डेफिनेशन दी हुई हैं। थर्ड डेफिनेशन में देखिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, यानी कि लाभांश देने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है ये वो प्रॉफिट है विच रिमेन्स बैलेंस, जो आपके पास बाद में बच जाता है। किसके बाद? आफ्टर ऑल लीगल डिडक्शंस हैव बीन मेड बाय द डायरेक्टर्स, यानी कि संचालकों ने कानूनी रूप से जो भी उसमें से डिडक्शन करनी है, जो भी कटौतियाँ करनी है, वो सब माइनस करने के बाद आपके पास जो बचता है प्रॉफिट के, उस हिस्से को हम कहते हैं कि ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद किसी भी कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी सारा का सारा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में अगर डिक्लेयर कर देगी तो फ्यूचर के लिए नहीं रख पाएगी। इसीलिए कंपनी के विश पे डिपेंड करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनका निर्णय होगा कि क्या वो प्रॉफिट के किसी हिस्से को रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उस बचे हुए पार्ट को वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड करना चाहते हैं, या फिर वो अपने सारे प्रॉफिट्स को कुछ भी रिजर्व में ना डाल के, ना ही डिविडेंड डिक्लेयर करके, क्या वो सारे प्रॉफिट्स को आगे फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कंपनी के सारे प्रॉफिट्स डिविजिबल यानी बांटने योग्य प्रॉफिट नहीं होते, सिर्फ जिनको हम शेयर होल्डर्स को देते हैं वही हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स कहलाते हैं।
आगे हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक लीगल प्रोविजंस, यानी कि कुछ वैधानिक कुछ कानूनी प्रावधान जो कि डिविजिबल प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नियम आएंगे, दो तरह के प्रावधान हैं। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कि वैधानिक नियम, और दूसरे आएंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह आप क्या बनाते थे, टेबल ए, तो टेबल ए के रूल्स। अब हम सबसे पहले वैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे, दैट इज़ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट्स की, तो अब हम कहेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में डिविजिबल प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिक्लेयर किया गया है। वो क्या है, कैसे आपने डिविजिबल प्रॉफिट को कंसीडर करना है, कैसे उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब हमें गिवन है। सबसे पहला जो प्रावधान हमें दिया गया दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि बांटना है, लेकिन कब, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 123 कहता है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है और पे भी कर सकती है। किस में से, इन सोर्सेज में से, या तो अपने उसी साल के प्रॉफिट, पिछले सालों के प्रॉफिट, या फिर लास्ट ईयर प्लस इस ईयर, दोनों ईयर्स के प्रॉफिट को मिला के भी डिविडेंड को दिया जा सकता है। या फिर फोर्थ पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने लाभांश के वितरण के लिए अगर कोई भी गारंटी दी है और उस गारंटी के अंडर अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ऐसे रिसीव्ड अमाउंट में से भी कोई कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। तो अब आपने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स पढ़े, करंट ईयर के प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स, दोनों ईयर्स के प्रॉफिट मिला के, यानी कि करंट ईयर के और लास्ट ईयर के, और लास्ट हमने किया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से डिविडेंड को डिक्लेयर करके उसको पे करने के लिए अगर आपको कोई अमाउंट गारंटेड है, वो अमाउंट मिला है, तो उसमें से भी कोई कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। आगे आपके पास सेक्शन 123 यानी कि धारा 123 के रिगार्डिंग कुछ दिया गया है। आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपकी सबसे पहली कंडीशन है कि आपके जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं या आप जिनमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास करंट ईयर की आती है सबसे पहले। यहाँ पे आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करोगे तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन को उसमें से, यानी कि ह्रास को उसमें से माइनस करना है। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर अगर आपकी कोई पिछले सालों की कोई डेप्रिसिएशन बची हुई है यानी एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आपका कोई प्रीवियस लॉस बचा हुआ है तो इन सारे लॉसेस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसे ही आप कहोगे कि ये आपकी कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उचित लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए भी डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार दे सकता है। सेकंड पॉइंट इज़, हम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ वैधानिक प्रावधान, कुछ कानूनी प्रावधान जो कि डिविजिबल प्रॉफिट को एस्टिमेट करते टाइम, हमें डिविजिबल प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करते हुए या उनको बांटते समय या डिविडेंड डिक्लेयर करते समय हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमने किया कि हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ही बचे हुए प्रॉफिट्स को हमने डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, यानी कि संचयों में ट्रांसफ़र करना। कोई भी कंपनी तब तक डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, पे नहीं कर सकती, जब तक उसने अपने प्रॉफिट का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रिज़र्व में फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर दिया, और ऐसे रिज़र्व को हम कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य संचय बोलते हैं। तीसरा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली इन कैश, यानी कि कंपनी जब डिविडेंड को पे करेगी तो वो सिर्फ कैश में ही पे करेगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। पहला, आपने अपने प्रॉफिट्स का पूंजीकरण कर दिया, कैपिटलाइजेशन कर दिया, और उस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को अभी डिस्ट्रीब्यूट ना करके बल्कि फ्यूचर में बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आपकी कंपनी के मेंबर्स की पार्टली पेड अप शेयर्स की पेमेंट के लिए भी उस डिविडेंड को यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आपने अभी जितनी अमाउंट दी है अपने शेयर्स पे, उसके ऊपर आपको जितना डिविडेंड मिल रहा है, तो अनपेड अमाउंट को उस डिविडेंड अमाउंट के साथ वहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हमने डिविडेंड सिर्फ कैश में पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि कोई भी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही डिविडेंड को पे करेगी, कैपिटल में से नहीं करेगी। चाहे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिविडेंड को कैपिटल में से पे करने के लिए भी आपने लिख दिया हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल्स में भी ऐसा लिखा है तो ये सब करना आपके लिए वॉइड माना जाएगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में कंपनी अपने कैपिटल में से डिविडेंड को पे नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप कैपिटल, यानी कि चुकाई गई पूंजी के अनुपात में लाभांश देना। सेक्शन 51 कहता है कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी कॉल की गई अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपने कॉल तो किया है लेकिन अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो इस केस में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी को अलाउ करते हैं तो कंपनी अपने ऐसे शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा रखे गए शेयर्स, उनके द्वारा दिए गए अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको उसी अनुपात में भी डिविडेंड पे कर सकती है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स, यानी कि सिर्फ उन्हीं अंशधारियों को डिविडेंड दीजिए जो कि आपके पास रजिस्टर्ड हैं। तो सेक्शन 123 यहाँ पे फिर से रिपीट होता है कि आपको किस किस को देना है। पहला, आप किसी भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही डिविडेंड देंगे, या फिर उस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने अगर किसी व्यक्ति को नामांकित किया है, किसी को नॉमिनेट किया है, तो वो नॉमिनेटेड पर्सन भी कंपनी में जाके डिविडेंड रिसीव कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, अगर कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू किए होते हैं, तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर वारंट एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो वारंट उस टाइम अवेलेबल है, वो व्यक्ति वारंट को प्रेजेंट करके, यानी बियरर ऑफ वारंट, कंपनी में उसको प्रेजेंट करके डिविडेंड को ले सकता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज़ का मतलब जब भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यानी घोषित कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ऐसे डिविडेंड को पे करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई कंपनी 30 डेज़ के अंदर अंदर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करती या फिर डिविडेंड वारंट नहीं भेजती, तो कंपनी के हर डायरेक्टर को, जिसने भी ऐसा डिफ़ॉल्ट किया है या जो मैनेजर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उसको 2 ईयर्स की हम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उसको 2 साल की या तो जेल हो सकती है या फिर 1000 पर डे के अकॉर्डिंग उससे फ़ाइन लिया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कंडीशन है, कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिविडेंड की पेमेंट भी करनी होती है। अब आप पेमेंट किस में से करोगे? डिविजिबल प्रॉफिट्स में से। और डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलेंगे? जब आपने सारी प्रीवियस लॉसेस को माइनस कर दिया है, जब आपने सारी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचे हैं वो आपके कहलाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी बांटने योग्य लाभ। उसके बाद हमें दिया गया है कि आपने ये जो पनिशमेंट और आपने फ़ाइन इम्पोज किया है, ये किन कंडीशंस में नहीं लगेगा। अभी हमने कहा कि अगर आप इन उपयुक्त जो हमने अभी ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं इनको हम फॉलो नहीं करते या 30 डेज़ के अंदर हम डिविडेंड की पेमेंट नहीं करते, तो जो भी व्यक्ति, जो ऑफिसर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, आइदर दे आर डायरेक्टर्स और दे आर मैनेजर्स, दे वुड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। बट कुछ कंडीशंस में ये पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कुछ आपको 2-3 पॉइंट्स सिर्फ याद रखने हैं। पहली कंडीशन, अगर शेयर होल्डर ने जिस तरीके से डिविडेंड उसको देने को कहा है वो तरीका आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, यानी कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कंपनी का फॉल्ट नहीं माना जाएगा। सेकंड, जहाँ आपके पास शेयर होल्डर्स ने या फिर एक तो शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस हो गई, दूसरा हम कहेंगे जहाँ पे कोई कानून अप्लाई हो जाता है, एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, यानी कि जब कोई कानून अप्लाई होने से आप डिविडेंड नहीं पे कर पाते हो तो भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तीसरा, जब आपका डिविडेंड को रिसीव करने के लिए कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, यानी कि कोई झगड़ा चल रहा हो लाभांश के अधिकार संबंधित। नेक्स्ट इज
जहाँ पे कंपनी ने लीगल तरीके से शेयर होल्डर के अमाउंट को डिविडेंड के अमाउंट से एडजस्ट करने के लिए प्रोविज़न बनाया हुआ है, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट होने पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये हमने किया स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स। दूसरे जो प्रावधान आते हैं वो आते हैं टेबल ए के। टेबल ए बच्चे आपने पढ़ा हुआ है, आपने शायद इससे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन था किसी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, वो किन किन नियमों का पालन करते हुए बिजनेस को चलाएगी, ये सब हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था। अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स नहीं बनाती या किसी भी चीज़ के बारे में आप आर्टिकल्स में नहीं लिख पाए हो, तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई गई टेबल ए के रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अब हम यहाँ पे डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड के डिक्लेरेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड की पेमेंट के रिगार्डिंग टेबल ए में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स हैं रूल नंबर 85 से लेके 94 तक। बच्चे आपको लग रहा होगा कि ये रूल्स हैं तो ये थोड़े टिपिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रूल नंबर याद नहीं रख सकते हो, लाइक 85 क्या था, 86 क्या था, 94 क्या था, तो सिर्फ आप इसमें से कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो। तो आप सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा कि रूल्स दिया हुआ था, वो हमें रूल के नंबर याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो वो रूल क्या है? पहला रूल हमारे पास है रूल नंबर 85। अकॉर्डिंग टू रूल 85, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी तो वो अपनी साधारण सभा में ही डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। डिविडेंड जब आपका डिक्लेयर होगा तो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया है, उन्होंने जितना सिफारिश की है, जितना परामर्श दिया है, उससे ज़्यादा डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। साधारण सभा में डिविडेंड की रेट को कम करने के लिए भी डायरेक्टर्स प्रपोज कर सकते हैं। रूल 86 कहते हैं कि अगर डायरेक्टर्स को उचित लगता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि इसको आप हिंदी में कहेंगे अंतरिम लाभांश, यानी कि संचालकों को अगर उचित लगता है तो वो वर्ष के बीच में, यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितने प्रॉफिट्स अर्न कर चुके हैं और आप अभी फ्यूचर में, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में और कितने प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रूल 87। डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले डायरेक्टर्स को प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे अमाउंट को कंपनी से बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूल 88 कहता है कि डिविडेंड आप पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में भी दे सकते हो। रूल 89 सेज शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट पे करना है उसे शेयर होल्डर्स को जो आपने डिविडेंड देना है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। रूल 90 सेज कंपनी की साधारण सभा में आप ये भी दिशा निर्देश को डिस्कस करोगे कि आपने पेमेंट कैसे करनी है अपने डिविडेंड की, ये सब आपका ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए। रूल 91 सेज डिविडेंड को आप कैश की फॉर्म में भी दे सकते हो, चेक में भी, या फिर डिविडेंड वारंट भी दे सकते हो। और डिविडेंड वारंट यानी कि जो भी व्यक्ति उस वारंट को प्रेजेंट करेगा, यानी बियरर ऑफ वारंट, उस डिविडेंड के अमाउंट को रिसीव करने का राइट रखता है। रूल 92 रूल सेज अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति, यानी किसी के पास भी राइट है, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति डिविडेंड की रिसीप्ट को दिखा सकता है, इशू कर सकता है। नेक्स्ट इज रूल 93। रूल नंबर 93 कहता है कि शेयर होल्डर्स को आपने जब भी लाभांश देना है तो उसके लिए आपको पहले सूचना देनी होगी, यानी कि जिन जिन शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देना चाहते हो, तो यानी कि जिनको रिसीव करना है, उन सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाएगा डिविडेंड के डिक्लेयर होते ही। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाता है डिविडेंड का, तो कंपनी उस बचे हुए डिविडेंड को अगर पे नहीं कर पाई तो कंपनी को उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी ब्याज नहीं देना। ये है रूल 94। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किए टेबल ए के कुछ रूल्स जो कि बेसिक ही हैं, जो हमने पहले पढ़े भी हैं। अभी स्टैट्यूटरी में भी लगभग यही पॉइंट्स थे। जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना कहेंगे उतना कर सकते हैं, आपकी पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में आप डिविडेंड दे सकते हो, प्रॉफिट्स का एक पार्ट आपको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, आप
डिविडेंड को कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में या वारंट के फॉर्म में दे सकते हो। पेमेंट किस तरह से की जाएगी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी आप जनरल मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो। आपके शेयर्स के ऊपर कोई कॉल अमाउंट ड्यू है और आपको डिविडेंड भी पे करना है, यानी कि तो उस रिसीव होने वाले डिविडेंड से आप अपनी कॉल मनी को एडजस्ट कर सकते हो। जिन जिन व्यक्तियों को, शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है, इन्हें पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो बच्चे ये हमारे थे कुछ पॉइंट्स, यानी कि किन किन प्रोविज़न्स को फॉलो करना है हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स के लिए। पहला हमने किया स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, यानी कि वैधानिक प्रावधान, और दूसरे हैं हमारे टेबल ए के प्रावधान। अगला टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि निर्धारण करना है अब हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स का। हर शेयर होल्डर, यानी कि किसी भी कंपनी का हर शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है। डायरेक्टर्स कंपनी की एफिशिएंसी को दिखाने के लिए ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं। इट मीन्स अगर आप अपने शेयर्स पे ज़्यादा डिविडेंड पे करो तो इसका मतलब आपके शेयर्स के प्राइस ज़्यादा होंगे, आपकी कंपनी की गुडविल भी ज़्यादा होगी। लेकिन कंपनीज एक्ट ने डिविडेंड पे करने के रिगार्डिंग कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से आप एक्सेस डिविडेंड ना पे कर पाएँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिविडेंड ही ज़्यादा दे रहे हो लेकिन एक्चुअल में तो इतने प्रॉफिट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स ना होते हुए भी डिविडेंड ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है तो इस केस में कंपनी को ऐसे डिविडेंड कैपिटल में से पे करने होंगे। और जब कंपनी कैपिटल में से पे करेगी तो वो कितना लॉन्ग टाइम तक पे कर पाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कंपनी कैपिटल में से पे करती है तो यहाँ पे माना जाएगा कि कंपनी की कैपिटल कम होती जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी अपने लिक्विडेशन या समापन की ओर अग्रसर हो जाएगी। अब है जब हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स को निर्धारित करना है, उनको कैलकुलेट करना है, तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, आपके डिविडेंड के स्रोत क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। दूसरा, आपकी करंट डेप्रिसिएशन, कोई पुरानी डेप्रिसिएशन है, कोई पास्ट लॉसेस हैं, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉसेस हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कितनी वृद्धि हुई है, आपकी वेस्टिंग या फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है और आपने रिजर्व्स में कितना ट्रांसफ़र किया है। इन सब के अकॉर्डिंग ही आप डिविजिबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था, अगर डेप्रिसिएशन है, कोई लॉस है, तो इन सब को माइनस करने के बाद ही जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बच्चे, अब इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड ऑडिटर। इसमें क्या आएगा हमारे पास कि जब भी आप डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात करोगे तो उनकी भी ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है। ऑडिटर इसके लिए किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करेगा। सबसे पहला, ऑडिटर जब डिविडेंड को चेक कर रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट्स को चेक कर रहा है, तो सबसे पहले वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को स्टडी करेगा कि क्या उनको, यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट, ऑडिटर चेक करेगा कि क्या आप प्रॉफिट्स, जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने पास्ट ईयर की लॉसेस, डेप्रिसिएशन, इन सब के लिए बनाए गए प्रोविजंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको जितना आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो इतने आपने सच में प्रॉफिट अर्न किए हैं या नहीं किए हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि क्या आप डिविडेंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से अर्न कर रहे हो या कैपिटल प्रॉफिट्स में से कर रहे हो। अगर रेवेन्यू में से कर रहे हो, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो, तो इसका मतलब सारे रेवेन्यू वाले एक्सपेंसेस पहले आपने राइट ऑफ किए होंगे। और अगर आप कैपिटल प्रॉफिट्स में से कर रहे हो तो पहले सारे कैपिटल लॉसेस को माइनस करना है, उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि अगर आपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिविडेंड पे कर दिया है, तो उसके बाद कंपनी की एसेट्स अभी भी इस कंडीशन में होनी चाहिए कि वो कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल हों। उसके बाद फिर ऑडिटर मिनट बुक्स को चेक करेगा, वो मिनट बुक जिसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के डिविडेंड से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी, उस जनरल मीटिंग में आपने जब डिविडेंड की बात की थी तो उससे रिलेटेड सारी टर्म्स कंडीशंस आपने जहाँ मेंशन की होंगी, उस मिनट बुक को भी ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद अगर आप डिविडेंड को कैश की जगह शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसके लिए भी ऑडिटर को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रॉपरली स्टडी करना है कि क्या आपने ऐसे डिविडेंड को आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पे किया है या नहीं किया है।
नेक्स्ट इज ऑडिटर फिर चेक करेगा कि डिविडेंड जब आपने दिया, क्या आपने इनकम ज़्यादा थी एक्सपेंसेस से उसी बेसिस पे किया है या आपने रिजर्व्स में से पे किया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर चेक करेगा कि जिन जिन व्यक्तियों को आपने डिविडेंड पे कर दिया है उन्होंने डिविडेंड रिसीव होने पर रिसिप्ट भी कंपनी को इशू की है या नहीं की है। नेक्स्ट इज़, अगर आपने बैंक में डिविडेंड को पे करने के लिए कोई अलग से अकाउंट ओपन किया है तो जितना अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप कंपनी का ऑडिटर उसको चेक करेगा कि डिविडेंड पासबुक में भी उतना ही अमाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर चेक करेगा कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन उसको अभी तक किसी ने रिसीव नहीं किया तो उसको बैलेंस शीट में भी प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया है या नहीं किया है, ये भी चेक करना ऑडिटर का काम है। नेक्स्ट है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिविडेंड के रिगार्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं तो क्या कंपनी के डायरेक्टर्स ने उनको फॉलो किया है या नहीं किया, इसको भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। उसके बाद ऑडिटर के पास जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें इंटरफेयर करने का ऑडिटर के पास कोई भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि कितना डिविडेंड देना है इसके लिए ऑडिटर डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड करना तो डायरेक्टर्स का काम है। उसके बाद ऑडिटर सिर्फ अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है, सिर्फ अपने सुझाव दे सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बच्चे ये हमने कुछ पॉइंट्स किए जो कि डिविजिबल प्रॉफिट्स को चेक करते टाइम यानी उसकी ऑडिटिंग करते टाइम उस अंकेक्षक या ऑडिटर को किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ये आपके पास वो 12 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप 12 याद नहीं रख सकते हो तो आप सिर्फ लमसम याद रखेंगे, लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, करंट ईयर प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ऑल इनकम्स should be considered, particular profit you are considering to declare dividend, minute books of the shareholders as well as directors, all the provisions mentioned in the articles of association. You have to consider all the provisions while determining your divisible profits. Students, that's all for divisible profits. Thank you for watching.